जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोग आरआरबी एलपी सीबीटी 2 2026 के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो पिछले साल वाले सवालों को ज़रूर कर लीजिएगा। इस क्लास में पिछले साल वाले सवालों को हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं जो आरआरबी एलपी सीबीटी 2 2025 के एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। बहुत आसान तरीके से सारी चीज़ें बताएंगे, इसलिए क्लास शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। पहला प्रश्न क्या दिया गया है, यहाँ पर x + y + z इन तीनों का सम 0 के बराबर दिया गया है। बहुत सिंपल सा है ये। आप एक आइडेंटिटी पढ़े होंगे अलजेब्रा के अंदर कि अगर x + y + z इन तीनों का सम 0 है तो ये होता है x³ प्लस, यानी कि इनके जो क्यूब्स का सम है x³ + y³ + z³, ये हो जाता है दोस्तों 3abc के बराबर, मतलब 3xyz के बराबर। ठीक है, अब इसी में अगर हम हर जगह xyz से डिवाइड कर दें, क्योंकि हमें ये वाला फॉर्मेट चाहिए है ना, तो xyz से डिवाइड करिए। यहाँ भी अपन xyz से डिवाइड कर देंगे, इसके बाद यहाँ भी xyz से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी xyz से डिवाइड कर देंगे और इधर भी, क्योंकि हर एक में करना है ना, तभी काम हमारा बनेगा। चलिए, तो एक x से एक x कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा ऊपर में x², नीचे हो जाएगा यहाँ पर yz, प्लस यहाँ एक y से y कट जाएगा, मतलब ऊपर हो जाएगा y² और नीचे हो जाएगा xz, और प्लस यहाँ एक z से एक z कट जाएगा, यानी कि ऊपर हो गया z² और नीचे हो जाएगा xy। ठीक है, xy ही ना होगा, अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपका yz होगा है ना, यहाँ पे एक x से एक x कटेगा तो यहाँ पे yz बचेगा पहले वाले में। ठीक है, = कितना हो जाएगा, xyz से xyz ख़त्म, यहाँ पे आ गया 3। अब देखिए डिनोमिनेटर में हमें सब जगह 2 लाना है, तो सब जगह डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आ गया हमारा आंसर। यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, तो इधर भी डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो हमें पूछा गया था वो ये है, और इसकी वैल्यू 3/2 है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स के लिए कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, कॉन्सेप्ट और बेस्ट ट्रिक के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा रेलवे युग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। रेलवे युग बैच की फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ है। 99 रुपीज़ में आप लोग रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स के लिए संपूर्ण गणित पढ़ सकते हैं, कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं। आज ही ज्वाइन करें। वैलिडिटी 2 ईयर्स की रखी गई है यहाँ पे। ज्वाइन करने के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए, व्हाट्सअप करिए, और कॉन्टैक्ट करके आप बैच की पूरी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ज्वाइन करना है और कहाँ पे पेमेंट करनी है। सेकंड क्वेश्चन ओरली बन जाएगा ये तो। देखिए 50 का 60% कितना होगा, 5 × 30 है ना, क्योंकि परसेंट से 2 जीरो कट जाता है, ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा, क्योंकि का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट होता है ना, तो परसेंट से 2 जीरो निपट जाता है, तो 30 हो गया ये। फिर यहाँ पे बोला है कि 35 के 4/5, तो बटे में 5 है, तो बटे का 5 यहाँ पे 7 काट देगा इसको 7 बार में, तो 7 चौके 28 हो गया। कितना अधिक है देख लीजिए, तो इससे ये कितना अधिक है, 2 अधिक है यहाँ पर है ना, 2 अधिक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, एक वस्तु का अंकित मूल्य 27,500 है। दुकानदार ने 2 क्रमिक छूट दी, जिसमें पहला डिस्काउंट 20% का और दूसरी छूट जो है पहले छूट का 30% है। वस्तु का विक्रय मूल्य चाहिए हमें। चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, बड़े ध्यान से आपको देखना है। तो भैया यहाँ पे 27,000 कितना, 27,500 ये आपका मार्क्ड प्राइस है। इस पर पहला डिस्काउंट 20% का दिया, तो सामान कितने का हो जाएगा, 80% का, 80% यानी 80/100। फिर कह रहा है कि पहली छूट का 30%, पहला छूट हमारा कितना था 20% का, इसका 30%, और 30% का मतलब होता है 3/10, तो ये कितना आ गया, सीधे सीधे 6% आ गया। यानी कि दूसरा जो डिस्काउंट होगा वो 6% का होगा, तो 6% का डिस्काउंट दीजिए, यानी कि 94% का हो जाएगा सामान है ना, 94% यानी डिवाइड बाई 100। अब इसी को काटना पीटना है आपको। देखिएगा, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऊपर में 3 जीरो हैं और नीचे में 3 जीरो काट दिया हमने है ना। अब आपको मल्टीप्लाई करना है। पहले तो आप काटिए इसको, ठीक है, काटेंगे तो 5 से ये 2 बार में कट जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे, 5 × 5 = 25 और 5 × 5 = 25, मतलब यहाँ पे 55 आ गया आपका, और 2 से ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, 55 का मतलब क्या होता है, 11 का मल्टीपल, तो बस 11 का मल्टीपल आप चेक करिए है ना। पहले ऑप्शन को चेक करें, 8 × 2 = 10 और ये हो जाएगा 6, नहीं कटेगा, क्योंकि 10 और 6 का डिफरेंस कितना आएगा, 2 आ जाएगा, 11 से नहीं कटेगा, पहला ऑप्शन नहीं कटा। यहाँ हुआ 2 और 6 8, और इधर भी 8, तो 8 8 का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे किसके बराबर, 0, तो 0 ये कट सकता है। इसको देखिए 2 और 0, ठीक है, इधर 8 6 14, 14 में से 2 गया 12 आएगा, ये भी 11 से नहीं कटेगा। यहाँ 6 2 8, यहाँ 6 2 8,
ये हो सकता है। अब इसमें और इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है, तो यूनिट डिजिट लगा लेते हैं ना भाई। इसमें देखिए 5 है और ये 4 है, तो अगर 5 है और कोई इवन नंबर मिल रहा है तो यूनिट डिजिट तो आपका 0 मिलने ही वाला है। तो यूनिट डिजिट 0 होगा और 0 वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी भी नहीं होगा यहाँ पे। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ठीक। क्या बोला गया इसमें, 10r इसका होल स्क्वायर का इतना % की दर से r समय में ब्याज निकालना है। PRT/100 ये तो करना है आपको, है ना। तो प्रिंसिपल कितना है, 10r का होल स्क्वायर है, 10r के होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 100r स्क्वायर हो जाएगा। इंटू रेट कितना है, r/10 है, तो r डिवाइड बाई यहाँ पर 10 हो गया। इंटू टाइम कितना है, r है, और इस पूरे के डिवाइड में आपको 100 भी करना है, ठीक है। बस इसे काट लीजिए, तो 100 से 100 ये आपका निपट जाएगा। ऊपर हुआ r पावर 4, है ना, r पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 r है, यहाँ पे 2 r है, तो यानी 4 टोटल r हो गया। r पावर 4 डिवाइड बाई 10, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसको देखा जाए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ठीक। क्या बोला गया, लंबाई के अनुदिश आधा और चौड़ाई के अनुदिश दोगुना करके बनाए गए 2 क्रमिक प्रारूप सीटों के आकारों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। ठीक है, बढ़िया सवाल है ना। इसमें ये बोला गया कि भैया पहले तो लेंथ और ब्रेड्थ कितना है यहाँ पे आपका L इंटू बी, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा L इंटू बी हो जाएगा, एरिया की अगर बात करें तो, है ना। फिर कह रहा है कि एक सीट में लंबाई को आधा किया गया, ठीक है। तो लंबाई पहले L था तो L/2 हो जाएगा और ब्रेड्थ वही रहेगा, ठीक है। लेकिन दूसरे सीट में चौड़ाई को दोगुना किया गया, तो दूसरे सीट में चौड़ाई को दोगुना किया गया, यानी कि लेंथ उसमें उतना ही रहेगा और यहाँ पे 2 भी हो जाएगा, चौड़ाई डबल हो जाएगा। अब ये एरिया हो गया, तो इन्हीं एरिया का हमें रेशियो चाहिए था, ठीक है। क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल लीजिए। तो बस यहाँ से क्या होगा, LB और LB कट गया, इधर बचा 1 और नीचे वाला 2 उधर चल जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 1:4 बनेगा आपका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ में आ गई बात, आगे चलते हैं। इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखते हैं। एक गोलाकार गेंद 2.5 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने की लागत इतनी है, गेंद का व्यास निकालना है हमें, है ना। तो यहाँ पे इतने सेंटीमीटर का स्क्वायर ये है, तो ये बताइए टोटल पेंट करने की लागत। अच्छा, गोलाकार गेंद है तो गेंद का जो टोटल सरफेस एरिया होगा, यानी गोले का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr स्क्वायर, है ना, 4πr स्क्वायर। ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ एरिया, और यहाँ पे कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने का 2.5 रुपये लग रहा है, ठीक है। तो इसमें 2.5 रुपये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2.5 का मतलब 5/2 रुपया, है ना। और टोटल जो रुपये लग रहा है वो आपका 13,860 रुपये लग रहा है। काटा पीटी मार लेंगे हम लोग, 2 से ये कट गया 2 बार में, और 2 से 2 पंचे 10, 10 से आपका 1 0 ये निपट जाएगा, ठीक है। तो πr स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, तो पाई की वैल्यू 22/7 रख लीजिए यहाँ पे, 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 1386 हो जाएगा। 11 से काट लीजिए, 11 से 2 बार में, 11 से इसको निपटाएंगे, 11 1 में 11, 2 बचा, 11 दूना 22, 11 छक्के 66 कट गया, और 2 से इसको काट लीजिए, तो 2 छक्के 12, 2 3 6। तो r स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 7 उधर जाएगा, इंटू इस 63 को लिख सकते हैं 7 इंटू 9, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 और 7 49, 49 का रूट 7 आ गया, 9 का रूट 3 आ जाएगा, तो 21 दूना यहाँ पर 21 आ गया, है ना। तो रेडियस हमारे पास 21 है। आपको पूछा क्या गया था, यहाँ पे डायमीटर पूछा गया था, तो डायमीटर का मतलब रेडियस का डबल, 21 का डबल कर लीजिए यानी कि 42, तो 42 आपका डायमीटर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, 2x² - 5x - 3 का न्यूनतम मान हमें चाहिए, यानी मिनिमम वैल्यू चाहिए, है ना। साथ ही x का भी मान हमें निकालना है। तो देखिए आपको एक तरीका बताते हैं, यहाँ पे बड़े ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। मिनिमम जो वैल्यू होता है, मिनिमम वैल्यू, है ना, मिनिमम वैल्यू हो या मैक्सिमम वैल्यू हो, दोनों चीज़ें, दोनों निकालने का फॉर्मूला एक ही होता है, बट एक ही इक्वेशन में हम दोनों चीज़ें नहीं निकाल सकते, या तो मिनिमम निकलेगा या मैक्सिमम निकलेगा। और इसका फार्मूला होता है 4ac - b² और डिवाइड बाई 4a, है ना। ये फार्मूला होता है, मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, दोनों चीज़ें निकालने का यही फार्मूला होता है, ठीक है ना। अब इसमें बात ये आती है कि कब मिनिमम निकालते हैं, कब मैक्सिमम निकालते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि ए अगर लेस देन 0 है, ठीक है, तो इस केस में हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, इस केस में मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। और अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इस केस में हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए ए जो है, ये 2 जो है आपका पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब हम इसमें मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बस निकाल लीजिए, इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू है ना, कितनी होगी 4, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 इंटू सी आपका -3 है ना, तो -3 माइनस बी का स्क्वायर, तो बी आपका यहाँ है ये वाली वैल्यू -5, ठीक है, तो यहाँ पर -5 का स्क्वायर हो जाएगी यानी बी का स्क्वायर, डिवाइड बाई हम लोग यहाँ पे 4a करेंगे, तो 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है, करिए कितना होगा, 4 दूना 8 3 24, मतलब ये हो गया -24, और यहाँ पे आपका हो जाएगा -25, मतलब ये आएगा, सॉरी प्लस का 25 होगा ना, तो ये टोटल आ गया -25, और डिवाइड बाई आपका 8 होगा, तो ये आएगा आपका नेगेटिव वैल्यू, और नेगेटिव वैल्यू 2 ही ऑप्शन में है, मतलब ये एक्चुअली में 49 होगा, -49/8, -49/8 यानी 6.125 आएगा नेगेटिव वैल्यू। तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ए और सी में से, सॉरी सी और डी नहीं होगा, ए और बी में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब बात आती है कि हम इसका यहाँ पे एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो x की वैल्यू जो होती है ये होती है -b/2a, ठीक है, -b/2a, इसी वैल्यू पर मिनिमम या फिर मैक्सिमम निकल कर आता है। तो बताइए -b की वैल्यू कितनी है -5, और डिवाइड बाई 2 इंटू ए, यानी कि 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है तो 4 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका 5/4, और 5/4 का मतलब 1.25, ठीक है, 1.25। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी एक ज़बरदस्त प्रश्न है ना, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। त्रिभुज ABC की 2 भुजाओं CB और BA को क्रमशः CE और BD तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि DAC आपका ये हो जाए 110 डिग्री और ABE 130 डिग्री। निम्नलिखित इसमें से कौन सा विकल्प सत्य है। चलिए देखते हैं। तो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे। अरे यार ये क्या बन गया, ट्रायंगल किधर गया, ये ठीक है, ये हमारा एक ट्रायंगल है। इसमें आप ABC लिख लीजिए, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आपका A, ये पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट हो गया C। इसमें कह रहा है CB को बढ़ाया जाता है, मतलब C से B की तरफ बढ़ाया जाता है ना। तो C से B की तरफ बढ़ाया जाता है, तो बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा, C से B की तरफ मतलब इधर बढ़ाएगा, ठीक। फिर कह रहा है कि BA बढ़ाया जाता है, B से A की तरफ बढ़ाया जाता है, मतलब ये वाला बढ़ाया गया है इधर, ठीक है, ये वाला साइड। और ये बनता है आपका CE और BD, तो C और ये पॉइंट E हो जाएगा आपका, फिर B और D मतलब ये वाला पॉइंट आपका D हो जाएगा। क्लियर। अब कह रहा है कि DAC, तो DAC मतलब ये एंगल आपको 110 डिग्री दिया गया है। फिर ABE 130 यानी ये एंगल 130 डिग्री दिया गया है, ठीक है। आपको पूछा क्या है, कौन सा विकल्प सही है। तो पहले इंटरनल एंगल निकाल लेते हैं। बताइए, ये टोटल एंगल 180 डिग्री होगा क्योंकि स्ट्रेट एंगल है, जिसमें से ये 110 है तो इधर वाला कितना होगा, 70 डिग्री होगा, अंदर वाला 70 110 180 हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये वाला 180 होना है तो मतलब ये 50 होगा, तो 70 और 50 120 यानी ये 60 होगा, क्योंकि इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो 70 50 60। अब इसमें आपको साइड्स दिए गए हैं, ठीक है। हमेशा ट्रायंगल में याद रखिएगा कि सबसे छोटी एंगल के सामने की साइड सबसे छोटी होती है ना। तो सबसे छोटा एंगल कौन है 50 डिग्री, इसके सामने का एंगल कौन है, यहाँ पे AC है, इसका मतलब AC हमारा सबसे छोटा होगा। फिर इसके बाद इस 50 के बाद इससे बड़ा कौन है 60 डिग्री, तो 60 के सामने वाला एंगल साइड यानी कि AB, ये आपका इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। फिर सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे 70 डिग्री, तो 70 के सामने कौन है BC है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा BC। ये वाला आपका यहाँ पर बनेगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। दी गई तालिका ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कक्षा, ठीक है, पूछा गया है कि कक्षा 9th और 10th से परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे उपस्थित हुए विद्यार्थी प्रेजेंट 9th में 104 हैं और 10th में 63 हैं, ठीक। इसमें से जो पास हुए 9th में 89, तो देखिए 9th में टोटल 104 बच्चे प्रेजेंट थे
उसमें से 89 बच्चे पास हुए। तो फेल वाले कितने होंगे, 104 में से 89 घटा लेंगे तो यहाँ पर 11 एक 12 बच्चे आ जाएंगे, है ना। एक सेकंड 11 और 4 यहाँ पे 15 बच्चे होंगे ना। तो 15 बच्चे आपके नाइन्थ में यहाँ पर पास हुए, फेल हुए। फिर इसके बाद 10th की अगर बात करें तो टोटल बच्चे 63 थे, उसमें से 47 बच्चे पास हुए हैं। तो 63 में से 47 अगर हम लोग घटा लेंगे तो 26 आ जाएगा, है ना। नहीं 26 नहीं आएगा, 50 13 3 16 आ जाएगा ये, ठीक है। और इन्हीं दोनों फेल का सम पूछा गया था, टोटल कितने विद्यार्थी फेल हुए। तो 15 और 16 टोटल 31 बच्चे फेल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। ये तो ईजी था, बहुत ईजी था ये। आ जाइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है ये, ठीक है। क्या बोला गया है, पाइप ए और बी एक आयताकार टंकी को 40 मिनट और 120 मिनट में भर सकते हैं। पाइप सी पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 240 मिनट में खाली कर सकता है। तो यहाँ पर 3 पाइपें काम कर रही हैं, ए बी और सी। ए जो है 40 मिनट में भर सकता है, बी जो है 120 मिनट में भर सकता है, और ये 240 मिनट में खाली कर सकता है। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 240 यूनिट, है ना। तो 240 लीटर आपका टोटल टंकी का क्षमता हो गया। अब 240/40 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 240/120 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 240/240 करेंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन सी जो है खाली कर रहा है तो इसकी इफिशिएंसी नेगेटिव होगी, ठीक। कह रहा है यदि ए बी सी को एक ही समय पर खोला जाता है तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, मतलब तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, ठीक है। तो बताइए तीनों का टोटल काम कितना होगा 1 मिनट में। 6 2 8, ये 8 भरेंगे, ये 1 खाली कर देगा, है ना। तो 6 2 8 - 1 यानी कि 7। तो 1 मिनट में 7 लीटर ही भराएगा। टोटल 240 लीटर भरना है, 1 मिनट में 7 लीटर, तो यही आ जाएगा आपका आंसर। काट लीजिए, 7 × 21 बचा 3, 7 चौके 28 और 2, यानी कि 34 सही 2/7, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये सिंपल है। इसको पास वाले की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि x², इसकी वैल्यू कितनी होगी, दूर वालों की मल्टीप्लाई, है ना। तो ये है आपका 216, ठीक है। और 216 को हम लोग लिख सकते हैं 36 × 6। डिवाइड में तो 10 रहेगा ही रहेगा, क्यों, क्योंकि एक डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है। इंटू 294, है ना। तो 294 में देखिए 3 छुपा हुआ है, तो 3 से काट लीजिए इसको 294। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 9 27, 3 9 27 और बचा 2, तो 3 8 24, ये हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड बाई इसका भी 10 रहेगा। अब देखिए बड़े ध्यान से, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट लेना है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये जो है ये क्या होता है, ये 2 × 49 होता है ना। तो अब रूट लीजिए, कितना होगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर रूट लेना है। 36 का रूट, इस वाले का रूट, तो 6 आ जाएगा। फिर देखिए ये 3 है और ये 2 है, तो 3 दूना ये 6 एक पेयर बन जाएगा, और 6 एक ठो यहाँ पर भी है। तो 6 × 6 36, 36 का वर्गमूल 6, और ये 49 था ही, तो 49 का वर्गमूल 7 आ जाएगा, है ना। तो बस इसी को देख लेना है, 7 का मल्टीपल कौन है, और नीचे कितना आ जाएगा, अच्छा 10 और 10, 10 और 10 का मल्टीप्लाई 100, 100 का रूट कितना आएगा, 10 के बराबर, है ना। तो यूनिट डिजिट लगा लें, 6 छक्के 36 मतलब 6, 6 7 42, यानी कि 2 आएगा लास्ट में, ठीक है। कितना आ जाएगा लास्ट में, 2 आ जाएगा, और डेसिमल लग जाएगा क्योंकि डिवाइड में 10 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ये तो बहुत ही आसान है भाई। एक व्यक्ति अपनी आय का 50% बचत करता है, यानी खर्चा कितना किया होगा, 50%। टोटल 100% आय, उसमें से 50% बचाया, तो इसका मतलब 50% खर्चा किया, और खर्चा है कितना, 440 रुपया, उसका इनकम चाहिए। तो 50% अगर इतना है, यानी कि आधा जो है, एक 440 है, तो पूरा कितना होगा, 880 होगा, डबल कर देंगे, है ना। तो टोटल आय उसकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 880 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देखिए, 3 साझेदार हैं ए बी सी, एक व्यवसाय में लाभ को इस रेशियो में साझा करते हैं। ये प्रॉफिट का रेशियो दिए गए हैं 11 13 16। फिर बोला गया कि उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 7 महीने, 5 महीने और 12 महीने के लिए इन्वेस्ट की थी। उनकी पूंजी का रेशियो कितना होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो प्रॉफिट का रेशियो होता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका कैपिटल कह लीजिए या फिर इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, एक ही मतलब है। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ये होता है। अब चूंकि हमें प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट का रेशियो दिया है और टाइम का भी रेशियो दिया है, तो हमें इन्वेस्टमेंट निकालना है, यानी कि कैपिटल निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइड बाई टाइम हो जाएगा। तो हमें प्रॉफिट और टाइम के रेशियो को डिवाइड करना है, ठीक है। प्रॉफिट बताइए कितना कितना है, 11, रेशियो यहाँ पर 13, फिर रेशियो यहाँ पर कितना 16 है, ये प्रॉफिट का रेशियो है। टाइम का रेशियो कितना है, 7, 5 और यहाँ पर 12। पहला जो है 7 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरा
5 महीने के लिए, तीसरा यहाँ पे 12 महीने के लिए, है ना। तो ये प्रॉफिट है डिवाइड बाई टाइम, प्रॉफिट डिवाइड बाई टाइम, प्रॉफिट डिवाइड बाई टाइम, प्रॉफिट डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई हमें करना है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसी को सिंप्लीफाई करने पे हमें जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा, है ना। तो ये बताइए कि यहाँ पर आपका शुरू में 11 है, ठीक है। अब शुरू में अगर 11 है और कहीं पर और कोई ऐसा नंबर नहीं दिख रहा है जो इस 11 को काट पाए, तो क्या होगा, पहला जो रेशियो होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है। पहला जो रेशियो होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो बाई ऑप्शन चेक कर लीजिए, यहाँ 96 है, 11 से नहीं कटता, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ 165 है, 11 से कट जाएगा, क्योंकि 5 एक 6 और 6 0 हो गया, यानी ये आपका 11 से कट जाएगा, ये हो सकता है आंसर। 21 नहीं कटता 11 से, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 3 भी नहीं कटता, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है जो शुरू का जो रेशियो है वो 11 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको लगाएंगे कैसे, ठीक है, देखिए। तो इस 11 में, इसको सिंप्लीफाई करें, इस 11 में इसको छोड़ देना है, मतलब जिसको लिख रहे हैं उसका डिनोमिनेटर छोड़ देना है, बाकी जो 2 बचे हुए उनका ले लेना है। तो 5 × 12 यानी 60 हो जाएगा। फिर 13 को लिखेंगे और 13 के नीचे वाले को छोड़ देंगे, बाकी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 और 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ होगा 7 × 12, ठीक है। फिर इसके बाद 16 को लिखेंगे और 16 के नीचे वाला छोड़ देंगे, बाकी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 7 और 5 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 × 5, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, देखिए 4 से अगर काटेंगे तो 4 से तो तीनों कट जाएंगे कहीं ना कहीं, ये 4 से कटेगा 15 बार में, ये 4 से कटेगा 3 बार में, ये आपका 4 से कटेगा 4 बार में, तो यहाँ कितना होगा, 4 × 5 = 20, 20 × 7 = 140, ये आपका 140 आएगा। इधर देखिए 13 × 7 = 91, 91 इंटू यहाँ पे 3, तो 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, 273 आ गया ये। फिर यहाँ पे 11 × 15 165 हो जाएगा, तो ये रेशियो बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 2 रेलगाड़ियाँ एक ही चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 175 मीटर है, वे एक दूसरे को 7 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, है ना। एक है अच्छा विपरीत दिशा में, एक इधर जा रही है रेलगाड़ी, एक इधर आ रही है, ठीक है। इसकी भी x है, इसकी भी x है। अब ऐसे केस में रिलेटिव स्पीड लिया जाता है, ठीक है, रिलेटिव स्पीड। तो इसमें जो रिलेटिव स्पीड निकल कर आएगा वो कितना आएगा, चूंकि विपरीत डायरेक्शन में है, तो अगर उल्टे डायरेक्शन में होंगे तो उल्टे डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड आता है वो सम आता है दोनों का, यानी इन दोनों का टोटल आएगा, तो x + x हो जाएगा, यानी रिलेटिव स्पीड, यानी कितना होगा 2x होगा। अगर एक ही डायरेक्शन में चलते तो रिलेटिव स्पीड घट जाता, ठीक है, दोनों का डिफरेंस आता। अब इसके बाद देखिए आपको डिस्टेंस लेना है ना। तो डिस्टेंस जो होगा दोस्तों, अगर 2 रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार कर रही हैं तो ऐसे केस में जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस दोनों रेलगाड़ी के लंबाइयों का टोटल होगा, यानी पार करने में चली गई दूरी दोनों रेलगाड़ी के लंबाई के बराबर होगी, यानी कि टोटल उनका, ठीक है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी यहाँ पे 175 का है, एक ठो रेलगाड़ी 175 का है, तो दोनों रेलगाड़ी का सम कितना होगा, 2 × 175, है ना, 2 × 175, ये आपका डिस्टेंस हो गया। इतना ही डिस्टेंस पार करना है। अब फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या होता है, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। लेकिन यहाँ पे स्पीड नहीं लिखेंगे, रिलेटिव स्पीड लिखेंगे। रिलेटिव स्पीड कितना है, 2x है, तो यहाँ पे होगा 2x = डिस्टेंस कितना, 2 × 175, ठीक है, डिवाइड बाई टाइम कितने सेकंड में, 7 सेकंड में। काट लीजिए, 2 से ये 2 का आपका कट जाएगा, 7 से इसको काटिए, 7 दूना 14 और 7 पंजे 35, यानी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 25 आ गई, यानी कि हमारे प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल जो होगी वो 25 आएगी। लेकिन ये बताइए कि जो ये 175 था ये मीटर में था और ये जो 7 था ये सेकंड में था, तो मीटर पर सेकंड में आया है ये। हमें इसे चेंज करना है kmph में। किसी भी मीटर पर सेकंड वाले को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 5 से 5 बार में कट गया और 18 × 5 = 90, 90 kmph आएगा दोस्तों, ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अब इसको देखिए, एक तरीका और है लगाने के लिए, है ना। ये बताइए कि जो भी हमारा यहाँ से स्पीड निकल कर आएगा, आप अगर इसमें देख पाएँ, इस वाले में प्रश्न में, तो इसमें जो भी स्पीड निकल कर आएगा, चूँकि लंबाई मीटर में है और ये टाइम सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड में आएगा। हम उसको जब किलोमीटर पर आवर में चेंज करने जाएंगे तो आपको पता है 18/5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस 18 में छुपा हुआ है आपका 9, मतलब 9 का मल्टीपल हमारा आंसर होगा। तो 9 के मल्टीपल में अगर आप देखेंगे
तो ये 9 का मल्टीपल नहीं है 85, 75 भी 9 के मल्टीपल में नहीं है, 80 भी 9 का मल्टीपल नहीं है, 90 आपका 9 का मल्टीपल होता है, यानी कि 90 9 से कट जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। देख के भी लगा सकते थे इस सवाल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देखा जाए। 3 साझेदार हैं ए बी सी एक व्यवसाय में शामिल होते हैं। बी की पूंजी सी की पूंजी की 3 गुने बी की पूंजी जो है सी की पूंजी के 3 गुने और ए की पूंजी के 2 गुने के बीच के अंतर के आधे के बराबर है। बड़ा बढ़िया प्रश्न है। यदि वर्ष के अंत में टोटल इतना प्रॉफिट होता है तो सी का प्रॉफिट यहाँ पर बताना है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिए। यहाँ पर दोस्तों पहले इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखते हैं, है ना, मेन यही है। इसमें कह रहा है कि बी का जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो सी के पूंजी के 3 गुने और ए के पूंजी के 2 गुने के बीच के अंतर के आधे के बराबर होगा। सी की पूंजी का 3 गुना यानी कि 3C और ए के पूंजी का डबल यानी कि 2A, इनके अंतर का आधा के बराबर होगा। समझ में आई बात? तो यहाँ से आप अगर देखेंगे तो 2B की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 3C माइनस यहाँ पर 2A हो गया, है ना। अब इसमें आप देखिए, है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको अब ए बी सी का रेशियो बनाइए, तो ए बी और यहाँ पर सी, ठीक है, ए बी और यहाँ पर सी ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक काम करिए, सी और ए को कुछ ना कुछ मान लीजिए, है ना। सी और ए को हम एक एक मान लेते हैं, यहाँ पे एक और एक मान लिए, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। यहाँ 1 रखेंगे तो सी की वैल्यू 1 है, तो ये होगा 3 माइनस ए की वैल्यू भी 1 है, तो ये होगा 2, तो ये आपका कितना आ गया, 1 आ गया। तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू ये हो जाएगी 1/2। क्लियर? तो बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 1/2 हो गई। अब इसको सिंपल रेशियो में बदलना है तो सिंपल रेशियो में बदल लीजिए। कैसे? 2 से हर जगह मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 1 कम 2, यहाँ 2 से करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, यहाँ 2 से करेंगे तो 2 आ गया, तो 2 1 2 का रेशियो यहाँ पर बनेगा। क्लियर है? अब टोटल आप यहाँ पे देखिए, टोटल लाभ। अच्छा, एक चीज़ और है कि टाइम यहाँ पर बराबर है सबके लिए, वर्ष के अंत में बोला गया है आपको, है ना, वर्ष के अंत में बोला गया है। तो अगर टाइम सबके लिए बराबर है तो जो उनके पूंजी का रेशियो होगा, जो कैपिटल का रेशियो होगा, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, वही उनके प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। यानी कि यही रेशियो आपके प्रॉफिट का भी रेशियो है। क्लियर? तो टोटल प्रॉफिट है कितना यहाँ पे, 25,415, है ना। ये किसकी वैल्यू है टोटल, यहाँ देख लीजिए, 2 1 3 और 2 यहाँ पर 5, ये 5 की वैल्यू है। हमें चाहिए क्या, सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा 2 यूनिट हो जाएगा। अब इसी को काट पीट लीजिए, 5 5 25, 5 8 40, 5 3 15 और इसका डबल कर देना है। तो 5083 का डबल करेंगे तो 183 का डबल 166 और 5000 का डबल 1100, है ना, सॉरी 10,000। तो 10 प्लस यहाँ पे 10,000 सॉरी 1,000, तो 1,166 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, 5,000 10,000, ठीक है, यही ना होगा। एक सेकंड 10,166 ना, अरे भैया 10,166 होगा। हम भी यहाँ पे गलती कर रहे हैं भाई। 5,000 का डबल 10,000 और 83 का डबल 166, तो 10,166 होगा ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 10,166 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेफ्रिजरेटर विक्रेता 57,500 के MP मार्क्ड प्राइस पर 10% की डिस्काउंट देता है, फिर भी 15% का लाभ यहाँ पे मिलता है उसको। रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट प्राइस बताना है। ठीक है, एक रेशियो याद रखिए कि जब भी आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट दिया हो तो CP से MP का जो रेशियो होता है, CP से MP का जो रेशियो यानी कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस का, ये होता है 100 माइनस D यानी डिस्काउंट डिवाइड बाई 100 प्लस P। ये जो D और P है ये आपके परसेंटेज में होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे, तो अगर देखा जाए तो CP यहाँ और यहाँ लिख लेते हैं MP। CP का मतलब 100 माइनस D, डिस्काउंट कितना है 10% का, तो 100 माइनस 10 करेंगे यानी कि यहाँ 90 होगा, है ना, रेशियो। MP कितना होगा 100 प्लस P, प्रॉफिट कितना है 15 का, तो 100 प्लस 15 115 हो गया ये, है ना। काटेंगे इसको अगर तो 5 से कटेगा और 15 से भी कट जाएगा, है ना, नहीं 5 से ही कटेगा। 5 से इसको काटें तो 18 हो जाएगा, है ना, और 5 से इसको काटेंगे तो ये 23 आ जाएगा। हमें क्या पूछा गया है, कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, लागत मूल्य पूछा गया है, तो लागत मूल्य आपका 18 यूनिट होगा। 18 का मतलब 9 का मल्टीपल, तो 9 का मल्टीपल ये वाला नहीं है, 48 ये भी नहीं है, 45 9 का मल्टीपल है, 42 ये भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है 9 का मल्टीपल, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, करेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए मार्क्ड प्राइस ये दिया गया है आपको, यानी इस 23 की वैल्यू
23 की वैल्यू कितनी दी गई है, 57,500 दिया गया है ना। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। और जब हमें मल्टीपल से ही बन जा रहा है, डिविजिबिलिटी रूल से ही बन जा रहा है, तो काहे आगे करें। क्वेश्चन नंबर 17, बेईमान दुकानदार वाले सवाल हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं, यहाँ भी आया। इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार 30 रुपये पर केजी की दर से चीनी बेचता है, जिसे उसने 24 रुपये पर केजी की दर से खरीदा था, ठीक है। फिर कह रहा है कि बेईमानी करते हुए वो बाट पर अंकित 1000 ग्राम वजन के स्थान पर केवल 22 ग्राम चीनी ही देता है। इस प्रकार दुकानदार कुल मिलाकर इतने % का लाभ अर्जित करता है। इसका मतलब ये है, ऐसे लिखा हुआ है 66 सही 2/3%, है ना, इतने % का लाभ कमा लेता है। वाई का मान क्या होगा। अब जो भी हो, बेईमान दुकानदार वाले सवालों में आपको सीपी और एमपी का रेशियो बनाना होता है। सीपी और एसपी का, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। देखिए, खरीदा कितने में था, 24 रुपया पर केजी, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ हो गया 24। बेच रहा है कितने में, 30 रुपये पर केजी में, तो ये हो गया 30। इसका रेशियो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो अगर लेंगे तो 6 चौके 24 और ये 6 पंचे 30 हो जाएगा, 4-5 का रेशियो आएगा। अब इसके बाद देखिए, कह रहा है कि 1000 ग्राम वजन के स्थान पर केवल 22 ग्राम चीनी ही देता है, जितना एक्चुअल में दिया आपको, ठीक है। जितना एक्चुअल में दिया वो आपका कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। तो 22 ग्राम चीनी दिया है तो कॉस्ट प्राइस के नीचे वाई लिखेंगे, और चूंकि 1000 ग्राम दिखा के दे रहा है आपको, तो 1000 ग्राम का ही पैसा लेगा ना, तो वो उसका सेलिंग प्राइस बनेगा, यानी कि 1000 हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखिए, ओवरऑल जो हमारा प्रॉफिट मिला, ओवरऑल प्रॉफिट, इस 66 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 2/3 ही होती है ना। यानी कि 3 का कॉस्ट और +2 में बेच रहा है, यानी कितने बेचेगा, 3 का कॉस्ट 3 + 2 यानी कि 5 में बेचेगा। अब इसको लगाएंगे कैसे इस चीज़ को, देखिएगा बड़े ध्यान से, इसको आपको समझना है ना। 4 और y का जो रेशियो है, 4 × y का जो रेशियो है, तो 4 × y डिवाइड बाई, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 5 × 1000, ये हो जाएगा 5000। ये किसके बराबर होगा, ये इन दोनों रेशियो के बराबर, यानी कि 3 और 5 के रेशियो के बराबर। तो 3 और 5 यहाँ पर हो गया, क्लियर। तो 5 से ये 1000 में कट जाएगा, 1000 में हो गया, है ना, और 1000 में कट गया, 3 उधर चला जाएगा। तो y की जो वैल्यू आ गई वो कितना हो गया, 3000 और डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। काट लीजिए, 4 से 100 25 बार में कटेगा, तो 25 × 75 यानी कि 750। 750 ग्राम वाई की वैल्यू आएगी, कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक ट्रेन की चाल 144 kmph है, 12 सेकंड में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है ना। देखिए, हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू यहाँ पर टाइम। स्पीड कितना है, 144 है ना, 144 इंटू यहाँ पर 12 टाइम। लेकिन ये बताइए कि जो टाइम हमें दिया गया है वो सेकंड में दिया गया है, ठीक है, सीधी सी बात है। टाइम सेकंड में दिया है, लेकिन ये जो स्पीड देख रहे हैं ये kmph में दिया है, तो इसको हमें किस में बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में पहले। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 18 × 8 = 144 हो जाएगा, बस इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। डिस्टेंस ये हो जाएगा आपका भाई, 8 पंचे 40 और 12 चौके 48, 480 मीटर, 480 मीटर डिस्टेंस होगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए इस सवाल को देखते हैं, बड़ा बढ़िया प्रश्न है ना। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प काइट की आवश्यक विशेषता नहीं है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो पहले तो ये समझिए कि काइट आखिरकार होता क्या है। तो काइट में कुछ इस तरीके से बनता है कि भैया ये और यहाँ पर ये, है ना, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये साइड और ये साइड बराबर होगा, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे अगर हम इसको मिला दें ऐसे, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। फिर इसके बाद पतंग में और क्या होता है, ये नीचे जाएगा, है ना, और ये भी आपका इधर आता है, तो नीचे भी एक समद्विबाहु त्रिभुज बनता है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है, ये साइड और ये साइड बराबर होते हैं। फिर इसके बाद अगर हम इस पे एक डायगोनल डालें, एक डायगोनल तो हमें पता है ये वाला है, बीच वाला, है ना, और ये डायगोनल कॉमन होता है। फिर इसके बाद अगर हम इस पे ऐसे डायगोनल डाल दें, तो अब इसकी प्रॉपर्टी समझिए कि यहाँ पर दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट देती हैं, है ना, 90 डिग्री पे काट देती हैं। अब इसमें एक चीज़ फिक्स है कि इसमें जो एक डायगोनल है वो आधे आधे पे बटेगा, ये वाला डायगोनल आधे आधे पे बट जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोनों डायगोनल आधे आधे पे बटे। भाई ये और ये थोड़ी ना बराबर हो सकता है,
समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पर सिर्फ एक ही डायगोनल यहाँ पे आधे आधे पे बटता है, ये फिक्स चीज़ है। अब सुनिएगा, इसमें कह रहा है पहला ऑप्शन, कौन सा आवश्यक विशेषता नहीं है, कौन सा जरूरी नहीं है, ये कौन सा प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है इसके लिए। तो पहला, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सम्मुख कोणों का कम से कम एक युग्म सर्वांग सम होता है। तो ये बात तो सही है। इसका मतलब ये है कि भैया एक ठो जोड़ा जो है वो एंगल्स का वो बराबर होता है, ठीक है। तो जैसे ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये वाला और ये वाला आपका बराबर हो, ठीक है। तो ये दोनों आपस में नीचे ऊपर वाले बराबर नहीं होते, किनारे किनारे ये एंगल और ये वाला एंगल आपका बराबर होगा। तो ये तो सही बात है, पहला सही हो गया। हमें कौन सा आवश्यक विशेषता नहीं है, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी इसकी नहीं है वो बताना है। फिर इसमें कह रहा है सेकंड, सम्मुख कोणों के युग्म संगत विकर्णों द्वारा समद्विभाजित होते हैं, संगत विकर्णों द्वारा समद्विभाजित होते हैं, ये गलत बात है, ठीक है। जैसे अगर देखा जाए तो ये जो टोटल एंगल है ये आधा आधा में बटेगा, ये वाला भी आधा आधा में बटेगा, लेकिन ये जो एंगल है ये आधे आधे में नहीं बटेंगे, किनारे किनारे वाले आधे आधे में नहीं बटेंगे। तो यही गलत होगा, यही वाला आपका गलत हो जाएगा। मतलब एक्चुअल में हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी इसकी नहीं है। ये कह रहा है कि सम्मुख कोणों के यानी कि आमने सामने के कोणों के जो विकर्णों द्वारा समद्विभाजित होते हैं, जो डायगोनल्स है उनको बाइसेक्ट करता है। तो क्या यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है? यहाँ पे क्या बाइसेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो एंगल है ये अलग होगा, ये आपका अलग होगा, बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा। थर्ड क्या कह रहा है? विकर्ण एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो ये बात तो ठीक है, परपेंडिकुलर होते हैं, ये सही है ना। और इसके बाद इसमें कह रहा है कम से कम एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो एक विकर्ण दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है कम से कम, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोनों भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर काइट बनाएंगे ये साइड ये मतलब चारों साइड अगर बराबर हो जाएंगे, लाइक अ रोम्बस, अगर रोम्बस बनेगा तो फिर ये सारी प्रॉपर्टीज सही हो जाएंगी, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एक बस की चाल 6 मीटर पर सेकंड है, 8 घंटे और 20 मिनट में बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे किलोमीटर में निकालना है ना, तो सबको हम किलोमीटर और घंटे में बदल देते हैं। देखिए ये 6 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है? 6 मीटर पर सेकंड। इस मीटर पर सेकंड को kmph में बदलना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो किलोमीटर पर आवर में बदल गया, ठीक है। इंटू अब टाइम, क्योंकि जो स्पीड है वो kmph में है, यानी कि पर आवर में है, तो यानी कि टाइम को भी हमको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 8 घंटे हैं प्लस 20 मिनट को कैसे लिखेंगे? 20/60। अरे भैया मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड बाई 60 करते हैं। तो ये बन गया आपका 8 + 1/3, तो 8 × 3 = 24, 25/3 हो जाएगा ये, है ना। तो टाइम आपका यहाँ पर हो गया 25/3। बस इसी को आप कैलकुलेट कर लीजिए। 5 से ये 5 बार में कट जाएगा, 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो 18 दूना 36 का 5 गुना, या फिर 5 दूना 10 × 18 यानी 180 आएगा। तो 180 विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वैसे 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, क्योंकि इस स्पीड, ये जो स्पीड दिया गया है हमें, ये मीटर पर सेकंड में है, तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो kmph में बनेगा, यानी 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 18 का मतलब 9 का मल्टीपल, तो 9 का मल्टीपल पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है 9 का मल्टीपल, 8 × 9 कट गया 5, ये भी नहीं है, बस यही है ऑप्शन नंबर डी। तो देख के भी लगाया जा सकता था, बाकी आप कैलकुलेट कर लिए, अच्छी बात है। टाइम एंड वर्क का सवाल है। ए किसी कार्य को 14 घंटे में, बी उसी कार्य को 21 घंटे में पूरा कर सकता है। ए ने अकेले काम करना शुरू किया, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। तो ए जो है 14 घंटा लगाता है, बी जो है यहाँ पे 21 घंटा लगाता है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 42। 21 दूना 42, 14 × 3 = 42। एफिशिएंसी कितनी होगी? 42/14 यानी कि 3 इसका एफिशिएंसी, और 42/21 यानी इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई। क्लियर। अब बोला जा रहा है कि ए ने अकेले काम करना शुरू किया, कितने घंटे बाद बी को ए के साथ कार्य करना शुरू करना चाहिए ताकि पूरा काम 10 घंटे में पूरा हो जाए, ठीक है। पूरा काम यहाँ पे 10 घंटे में पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। बड़े ध्यान से इसको समझना है। इसमें यह है कि अगर मान लीजिए यहाँ से कोई काम शुरू हो रहा है, ठीक है, टोटल 10 दिन में काम हो रहा है, टोटल 10 दिन के सेगमेंट में काम हो रहा है, तो कुछ दिन तक तो अकेले ही काम किया ए, है ना। इस सेगमेंट में ए अकेले काम कर रहा है, फिर इसके बाद ए और बी दोनों काम करने लगेंगे। बोला जा रहा है ना कितने घंटे बाद बी, अच्छा घंटे है, कितने घंटे बाद बी ए के साथ काम करना शुरू करेगा, है ना। तो मान लेते हैं कि ये टाइम टी तक किया,
टोटल टाइम चूँकि 10 घंटा है तो यहाँ कितना होगा 10 - t हो जाएगा। टोटल वर्क करना कितना है ये, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो यहाँ ए काम कर रहा है तो 1 घंटे में कितना काम करता है 3 काम, तो टी घंटे में कितना काम करेंगे 3t काम करेगा। प्लस यहाँ देखिए ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो ए और बी 1 घंटे में कितना काम करेंगे 3 2 5 काम करेंगे, और कितने घंटे तक काम कर रहे हैं 10 - t तक काम कर रहे हैं। तो ये हो गया यहाँ का काम। टोटल काम हमारा है कितना 42। इसी को सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 3t - 5t तो माइनस का 2t हो जाएगा और प्लस का यहाँ पर 50 इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 42 आपका, है ना। 2t उधर जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा तो 2t की वैल्यू 50 - 42 यानी 8 आएगा। t की वैल्यू यहाँ पर 4 आएगी और t मतलब ये वाला सेगमेंट, है ना। तो 4 घंटे बाद यहाँ पे ज्वाइन करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 बोला गया 4 कुर्सियों और एक मेज़ की कीमत 22,000 रुपया है। एक मेज़ एक कुर्सी से 2,000 रुपया अधिक है, महंगी है, तो मेज़ की कीमत क्या होगी। ठीक है, देखिए सिंपल इक्वेशन बना लीजिए। 4 चेयर हैं और प्लस एक मेज़ है, इसकी टोटल कीमत कितनी है यहाँ पे 22,000 है ना, 22,000 है यहाँ पर। फिर बोला गया एक मेज़ यानी कि मेज़ जो है वो कुर्सी से 2,000 रुपया अधिक है, एक चेयर के प्राइस से 2,000 रुपये अधिक है। कर लिया, तो यहाँ से आप लिख लीजिए चूँकि हमें मेज़ निकालना है ना, तो मेज़ निकालना है तो चेयर को बराबर करना पड़ेगा। अरे भैया इसको कर लीजिए 4m - 4c इज इक्वल टू इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8,000 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें चेयर को हटाना था तो यहाँ पे चूँकि 4c है तो हमें 4c ही लाना पड़ेगा। सब जगह 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए सब जगह, तो 4m इज इक्वल टू 4c प्लस 8,000। 4c को इधर ले आए तो 4m - 4c हो गया, तो इसको लिखिए 4m - 4c है ना इज इक्वल टू यहाँ पे 8,000 हो जाएगा। 8,000 हो गया, तो देखिए जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा m + 4m यानी कि ये होगा 5m इज इक्वल टू 22,000 8,000 ये हो जाएगा 30,000, है ना। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी एक मेज़ की कीमत 6,000 रुपया। ठीक है, 6,000 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की डिस्काउंट देता है, उसे इतने रुपए में बेच देता है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। 18% का डिस्काउंट दिया यानी बेचेगा कितने में। मान लीजिए मार्क्ड प्राइस MP है ना, तो 18% का डिस्काउंट दिया यानी कि 82% में बेचेगा, तो 82% यानी डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू यही सेलिंग प्राइस कितना है 2870 है ना। यहाँ पर कितना है 2870 हो जाएगा। अब इसी को काटना है भैया तो काटिए, है ना, या फिर आप डिजिटल सम लगाइए। देखिए अच्छा ठीक है, आराम से हो जाएगा DS से, है ना। तो इसका DS 1 है, 8 2 10, 10 का मतलब 1, नीचे भी 1 है, तो MP × 1 यानी कि MP हो गया। इसका डिजिटल सम आएगा, इधर देखिए 7 2 9 0, यहाँ पर सिर्फ 8 आएगा, तो 8 हमारा डिजिटल सम होना चाहिए। चेक कर लीजिए 3 2 5 ये नहीं होगा, 5 3 8 3 11, 11 का मतलब 2 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 5 3 8 ये वाला हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 3 9 बचा 4, तो इसका 4 आएगा, ये भी नहीं होगा, है ना। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी का यहाँ पे आपका जो डिजिटल सम है वो 8 आ रहा है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 23 देखते हैं। आयत की रचना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी आवश्यक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एक आयत है, आयत का मतलब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यहाँ पर बना लेते हैं, ये हमारे पास रेक्टेंगल है। अब इसमें एक एक करके सभी को पढ़ते हैं, है ना। पहला क्या दिया है, द लेंथ ऑफ वन साइड एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अच्छा, कौन सी जानकारी आवश्यक है। अच्छा, एक भुजा की लंबाई और आयत का क्षेत्रफल। ज़रूरी नहीं है कि आयत का क्षेत्रफल हमें पता ही हो, है ना। ठीक है, इसके बाद लेंथ ऑफ डायगोनल ओनली, विकर्ण की लंबाई। सिर्फ विकर्ण की लंबाई पता होने से हम नहीं बना सकते हैं। 2 आसन्न भुजाओं की लंबाई यानी कि 2 एडजेसेंट एंगल, मतलब जैसे ये 5 है और ये आपका मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है, ये आसन्न भुजाएं हैं। हाँ, अगर ये पता है तो हम यहाँ पे बना सकते हैं। केवल एक भुजा की लंबाई, तो एक भुजा से थोड़ी बनेगा, एक भुजा की लंबाई पता होने से हम रेक्टेंगल नहीं बना सकते हैं। तो ज़रूरी जो जानकारी है वो है 2 आसन्न भुजाओं की लंबाई। 2 आसन्न भुजाओं की लंबाई अगर पता है तो हम बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो ज़रूरी सवाल थे वो हमने कंप्लीट करा दिए हैं आपको, LPCBT 2 2025 वाले प्रश्न। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ये वाला सेशन लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।